हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। जैसा कि आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर दिन एक नई खबर सुनने को मिलती है कि आज इज़राइल ने अटैक किया तो आज गाज़ा स्ट्रिप में बैठी हुई हमास ने इज़राइल के लोगों पर अटैक किया। तो ये जो अटैक्स की कहानी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज की नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये काफ़ी पुरानी हैं। जब इज़राइल की स्थापना हुई थी ईयर 1948 में, तभी से इज़राइल और पैलेस्टीन दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस रहे और दोनों ही देश हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। हाँ, ये बात अलग है कि जो ज्यूस लोग हैं उनके साथ हमेशा ही अत्याचार हुए और उन्होंने हज़ारों सालों से काफ़ी कुछ सहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि इज़राइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, प्लस ज्यूस लोगों का क्या इतिहास है, और साथ ही जानेंगे हमास के बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1000 ईयर्स बैक जाके देखें तो पाएंगे कि सोसाइटी में शुरुआत से ही ज्यूस को लेकर काफ़ी ज़्यादा नफरत का भाव रहा था। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस का मानना था कि जीसस क्राइस्ट, जो कि खुद ज्यूस फैमिली में पैदा हुए थे, उन्हें ज्यूस ने क्रूसीफाई करवाया था। और इसी आइडियोलॉजी के चलते क्रिश्चियंस शुरुआत में ज्यूस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इसी क्रम में हम पाएंगे कि आगे चलकर जो भी क्रूसेड्स हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा ज्यूस को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए हम देखते हैं कि लेट 1800 में जाकर जितने भी ज्यूस लोग ओवरऑल वर्ल्ड में फैले हुए थे, उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि उन्हें एक देश की ज़रूरत है जहां पर वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर पीसफुली रह सकें। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि ईयर 1881 में पहली बार बहुत लार्ज स्केल पे ज्यूस लोगों ने माइग्रेट किया और माइग्रेट करके वो पैलेस्टीन की तरफ गए और वहाँ पर धीरे धीरे सेटलमेंट्स को बसाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज्यूस धर्म के लोगों के लिए जेरूसलम एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जिस वजह से सारे ही ज्यूस ने सोचा कि वो पैलेस्टीन में जाकर रह सकते हैं। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब पैलेस्टीन के ऊपर ऑटोमन टर्क्स का कब्जा था, यानी कि ये एक ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। हालांकि इस टाइम तक हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी रहा करते थे, लेकिन इन तीनों ही धर्मों के लोगों को एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि ये काफ़ी पीसफुली ऑटोमन एम्पायर में रहते थे। लेकिन जैसे ही हम पाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर जो है वो काफ़ी वीक होने लगेगा, तो ऑटोमन एम्पायर के जितने भी लोग हैं या जितना भी उसका हिस्सा है वो सभी इस एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहने लगे। और इसी के चलते जो अरब लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम्स थे, वो भी एक अलग कंट्री की डिमांड करने लगे। और दूसरी तरफ ज्यूस लोगों के मन में भी एक अपना देश बनने की इच्छा हुई। और इन्हीं सब चीज़ों में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने दोनों ही रिलीजन के लोगों का फ़ायदा उठाया। एक तरफ ब्रिटिशर्स ने अरब लोगों से ये प्रॉमिस किया कि अगर ऑटोमन टर्क्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स को अरब लोग सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए एक अलग कंट्री बनाई जाएगी। और दूसरी तरफ बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत सेम चीज़ ब्रिटेन ने ज्यूस के साथ भी की और उनसे भी ये प्रॉमिस किया गया कि पैलेस्टीन जो है उसमें ज्यूस के लिए एक नया देश बनाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीक्रेटली ब्रिटिश ने फ्रांस के साथ एक डील की और जिसके मुताबिक उन दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर पूरे ही ऑटोमन एम्पायर को हाफ डिवाइड कर लिया। ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकडाउन होने के बाद 1917 से लेकर 1948 तक पैलेस्टीन पर पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा रहा और इस तरीके से ब्रिटेन ने ज्यूस के और अरब कंट्री के साथ वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जो भी प्रॉमिस किया था उसे ब्रेक कर दिया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 किस तरीके से और कहां हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हिटलर जो है वो धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया
और हमने जाना था अपनी नाजी इन द जर्मनी एंड राइज ऑफ हिटलर वाली वीडियो में कि किस तरीके से हिटलर ने जितने भी ज्यूज़ थे जर्मनी के अंदर उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया और काफ़ी बड़ी संख्या में ज्यूज़ लोगों को मारा गया। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि जर्मनी के अंदर किस तरीके से हिटलर ने पावर गेन किया और ज्यूज़ लोगों पर अत्याचार किया। जर्मनी में हो रहे जेनोसाइड्स की वजह से ही जितने भी बचे हुए ज्यूज थे जर्मनी के अंदर वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, जिसमें से अधिकतर संख्या में जो ज्यूज हैं वो भी जाकर पैलेस्टीन में ही बस जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म होता है उसके बाद ब्रिटेन भी पैलेस्टीन को छोड़कर चला जाता है और साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि पैलेस्टीन को 2 अलग कंट्रीज में डिवाइड किया जाए, जिसमें कि ज्यूज और जो पैलेस्टीन में रह रहे मुस्लिम्स हैं वो दोनों ही पीसफुली रह सकें। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि इजराइल नाम के एक नए देश को ईयर 1948 में क्रिएट किया जाता है। हालांकि आगे चलकर हम पाएंगे कि अरब में रह रहे जितने भी मुस्लिम्स थे वो इस डिसीजन से नाखुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पैलेस्टीन पर पूरी तरीके से केवल मुस्लिम्स का कब्जा रहे। अब क्योंकि इजराइल नाम का एक नया कंट्री बना दिया जाता है, जिसकी वजह से पहली बार अरब इजरायली वॉर ईयर 1948 में ही हो जाती है, जिसमें एक तरफ सभी अरब कंट्रीज थे और दूसरी तरफ इजराइल में रह रहे ज्यूज। पर फिर भी हम क्या देखते हैं कि ज्यूज लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं, क्योंकि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। एक तरफ ज्यूज लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ अरब लोग केवल और केवल उस एरिया के लिए फाइट कर रहे थे। ज्यूज को अच्छे से पता था कि अगर एक बार वो ये लड़ाई हार जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में फिर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जाकर सरवाइव कर सके। और इसी वजह से हम पाएंगे कि फ्यूचर में जितनी भी लड़ाइयाँ ज्यूज के और अरब्स के बीच में हुई उसमें मोस्ट ऑफ द लड़ाई ज्यूज ने ही जीती। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम पाएंगे कि धीरे धीरे जो पैलेस्टीनियंस थे वो कमज़ोर होते चले गए और बहुत सारे ऐसे पैलेस्टीनियंस थे जो अपना घर छोड़कर अरब कंट्रीज़ में जाकर रिफ्यूजीज बन गए। अब क्योंकि हमने देखा कि 1948 में जब इजराइल को बनाया गया था तभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शर्त रखी थी कि दोनों ही मुस्लिम्स भी और ज्यूज़ भी पीसफुली पैलेस्टीन नाम के कंट्री में रहेंगे। और साथ ही पार्टीशन के दौरान दोनों को अपने बॉर्डर्स को काफ़ी क्लियरली डिमार्केट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जो ज्यूज़ लोग हैं इज़राइल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करते चले जाते हैं और हम पाएंगे कि धीरे धीरे जो भी पैलेस्टीन का एरिया है उस पर वो एनेक्स करते चले जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ईयर 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ये वो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जो चाहता था कि पैलेस्टीन के लोगों के हितों को बचाया जाए और साथ ही इजराइल के एक्सपेंशन को भी रोका जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में पीएलओ ने काफ़ी ज़्यादा आर्म्स का यूज़ किया। इसी वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका दोनों ही उसे एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कंसीडर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इज़राइल का जो एक्सपेंशन है वो इतनी तेज़ी से हो रहा था कि 1948 से पहले जो पूरा पैलेस्टीन था वो धीरे धीरे उसका जो एरिया है वो डिमिनिश होता चला गया। ईयर 1947 में क्योंकि 48% पैलेस्टीन था और रिमेनिंग इज़राइल था। उसके बाद हम देखते हैं कि ईयर 2011 में केवल और केवल 12% एरिया ही पैलेस्टीन के पास रहा, बाकी सभी एरियाज पर पूरी तरीके से इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं आगे हम पाएंगे कि जिस पीएलओ को एक टाइम पर यूरोप के कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे थे, उसी पीएलओ को 1974 में रिकॉग्नाइज कर लिया गया और ये मान लिया गया कि पीएलओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्लिम्स के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइट कर रही है। क्योंकि हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वो पैलेस्टीन वाले पूरे एरिया को ज्यूस और मुस्लिम्स दोनों में ही बांटा था, जिसमें कि जो वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप है वो दोनों ही एरियाज मुस्लिम्स को दिए गए थे। साथ ही जो रिमेनिंग पार्ट है वो
इजराइल बनाने के लिए दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि इजराइल काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा था, जिसके चलते उसने कहीं ना कहीं गाज़ा पर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स किए और उसके बहुत सारे पार्ट को कैप्चर कर लिया। और यही हाल वेस्ट बैंक का भी होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो PLO ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अब उसे यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया और आगे चल के इजराइल की गवर्नमेंट भी उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दे देती है। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम देखते हैं कि ईयर 1987 में एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनता है मुस्लिम्स का गाज़ा स्ट्रिप वाले एरिया में, जिसे हम हमास के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कट्टर थे और चाहते थे कि इज़राइल नाम के देश को ख़त्म ही कर दिया जाए, जिसके चलते वो हमेशा ही इज़राइल पर अटैक करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर भी कुछ ऐसे राइट विंग लोग थे जो पैलेस्टीन को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और उनके मन में भी मुस्लिम्स के लिए केवल और केवल नफ़रत की भावना थी। इन दोनों ही ग्रुप्स के लोगों के मन में जो नफरत थी, उसी के चलते इजराइल और पैलेस्टीन में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। हालांकि हम पाएंगे कि टाइम के साथ इजराइल ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और काफ़ी ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ग्रोथ की, जिसके चलते हमेशा ही इजराइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के रूप में आगे रहा। और हम देखते हैं कि इन क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा ही पैलेस्टीन को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास ना तो आधुनिक हथियार थे और ना ही उतना अच्छा संगठन। एट द एंड हम देखेंगे कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते लास्ट में जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी वो केवल मासूम लोग थे, जो ना चाहते हुए भी पैलेस्टीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स का मियाजा आज तक भुगत रहे हैं। और आए दिन इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही न्यूज़ में बने रहते हैं। हालांकि वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि दोनों ही देशों में आपस में शांति स्थापित हो और दोनों ही देश प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, इंक्लूडेड इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैलेस्टीन और इजराइल पीसफुल तरीके से रहें और दोनों के साथ ही हमारे देश के रिश्ते और व्यापार अच्छे रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।